हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। एज यू ऑल नो कि हम द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर कर रहे थे और आज की इस वीडियो में हमने कवर करना है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। हमने देखा था कि पिछली दो वीडियो में कि यूएसएसआर या फिर सोवियत सिस्टम डिसइंटीग्रेट कैसे हुआ। उसके लिए हमारे पास दो टॉपिक थे, या ये कह लो कि दो अलग अलग चीजें हमें देखने को मिली थी। एक में हमने देखा था कि ऑल ओवर द सोवियत सिस्टम में क्या क्या चीजें ऐसी पाई जा रही थी जो लोगों को हज में नहीं आई, जो लोगों को अच्छी नहीं लगी थी। दूसरी चीज हमने देखी थी कि गोरबाचेव ने कौन कौन से वर्ड्स दिए थे और उनके वर्ड्स की वैल्यू लोगों ने कैसे रखी। ठीक है, अब हमने देखना है कि कॉन्सिक्वेंसेस उस डिसइंटीग्रेशन के क्या निकले। तो आपकी बुक के हिसाब से हमारे पास टोटल 3 कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं, हमारे पास टोटल 3 रिजल्ट आ रहे हैं। देयर आर 3 ब्रॉड काइंड ऑफ चेंजेस वी हैव सीन। 3 तरह के चेंजेस हमें देखने को मिले। उनमें से सबसे पहला जो हमारे पास चेंज आया वो था एंड ऑफ कोल्ड वॉर। पहला चेंज ये देखने को मिला कि कोल्ड वॉर का एंड हो गया। अब कोल्ड वॉर नहीं रही। कोल्ड वॉर थी किन में? 1945 से लेकर 1991 तक यूएसए एंड यूएसएसआर के दरमियान कोल्ड वॉर चल रही थी। अब हमने देखा कि 1991 में यूएसएसआर खत्म हो गया। जब यूएसएसआर ही खत्म हो गया तो कोल्ड वॉर कहां से आएगी? कोल्ड वॉर ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। लेकिन कोल्ड वॉर के खत्म होने के साथ साथ हमें जो और चीजें देखने को मिली वो मिला आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट का एंड हुआ। हमने देखा था, मैंने आपको बताया भी था कि कोल्ड वॉर में चल क्या रहा है। कोल्ड वॉर में चल रहा था आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही थी, या फिर आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट चल रहा था। कैसे? वो इस तरह से चल रहा था। यूएसए क्या कह रहा था कि हम तो वही कैपिटलिज्म के भाई बंधु हैं, हम तो अकॉर्डिंग टू कैपिटलिज्म चलेंगे, या हम तो कैपिटलिज्म को प्रमोट करेंगे। लेकिन यूएसएसआर की आइडियोलॉजी क्या थी कि हम किसको प्रमोट करेंगे? हम प्रमोट करेंगे सोशलिज्म को। अरे जब यूएसएसआर ही नहीं रहा तो उनकी आइडियोलॉजी कैसे रहेगी, है ना? तो एंड ऑफ द आइडियोलॉजी। तीसरी इसमें क्या हमें देखने को मिला? इनकी आर्म्स रेस, या फिर इनकी स्पेस रेस। मैंने आपको बताया था कल वाली वीडियो में भी, उससे पहले भी मैंने आपके वीडियोस में बताया था कि उन दिनों में, कोल्ड वॉर के दिनों में, इनमें एक स्पेस रेस लगी हुई थी। हमने कल वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि ज्यादा से ज्यादा ये हथियार इकट्ठे करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी वजह से तो इनका यूएसएसआर का खात्मा हो गया, क्योंकि इनको ये था कि हम ज्यादा से ज्यादा हथियार इकट्ठे करें, हम ज्यादा से ज्यादा क्या है वो न्यूक्लियर पावर को इकट्ठा करें, है ना? तो अब जब यूएसएसआर ही नहीं रहा तो ये चीजें रहेंगी, ऑब्वियस सी बात है कि ये भी खत्म होगी। तो पहला जो हमें चेंज देखने को मिला वो चेंज था द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। और एंड ऑफ द कोल्ड वॉर के साथ ही हमें ये 3-4 चीजें और देखने को मिली। आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट खत्म हो गया, इनकी आर्म्स रेस खत्म होगी, इनकी स्पेस रेस खत्म होगी। तो ये सारी चीजें हमें पहले चेंज में देखने को मिली। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है, क्वेश्चन बनेगा कि हु विल लीड द वर्ल्ड नाउ। अब पूरी दुनिया को कौन चलाएगा? यूएसएसआर तो खत्म हो गया, अब पीछे कौन बचा है? यूएसए। क्या पूरी दुनिया को यूएसए लीड करेगा, या फिर पूरी दुनिया को कोई और लीड करेगा? अब पूरी दुनिया को कौन चलाएगा? तो इसके लिए हमारे यहां पर 2 पॉसिबिलिटी सामने आ रही हैं। पहली कि क्या होगा, जो रिमेनिंग पावर है, अब हमारे पास रिमेनिंग पावर कौन है? हमारे पास रिमेनिंग पावर है यूएसए, हमारे पास रिमेनिंग पावर है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पहली पॉसिबिलिटी ये होगी, द रिमेनिंग सुपर पावर वुड डोमिनेट एंड क्रिएट अ यूनिपोलर वर्ल्ड।
कि जो रिमेनिंग पावर है वो यूनिपोलार वर्ल्ड को क्रिएट करेगा। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या होगी कि यहां पर मल्टीपोलार सिस्टम बनेगा। अब मेरे ख्याल में जब से हमने बाइपोलार सिस्टम पढ़ा है तब से आपको समझ में आ जाना चाहिए होगा कि यूनिपोलार क्या होता है और ये मल्टीपोलार क्या होता है। ठीक है, अगर हम यूनिपोलार की बात करते हैं तो कोई सिंगल पावर पूरी दुनिया को चलाएगी, लेकिन जब हम मल्टीपोलार की बात करते हैं तो अलग अलग सुपर पावर सामने आएंगे, अलग अलग लोग पावर में देखने को मिलेंगे, अलग अलग कंट्रीज पावर में देखने को मिलेंगी। हो सकता है कि इंडिया पावर में हो सकता है चाइना पावर में हो, या फिर मल्टीपोलार में हमें दो लोग देखने को मिलेंगे। पहले ग्रुप ऑफ कंट्रीज और दूसरे ओनली बड़ी कंट्रीज, या तो ग्रुप ऑफ कंट्रीज या फिर कंट्रीज हमें देखने को मिलेंगी। तो क्या होगा ये हमें हमारा फ्यूचर बताएगा, और वो फ्यूचर क्या है, हमारा सेकंड चैप्टर, हमारा थर्ड चैप्टर, हमारा फोर्थ चैप्टर के क्या देखने को मिला। लेकिन अगर मैं इन दोनों को ध्यान में रखूं, आपको दो तीन चीजें बतानी पड़ेंगी। पहले कि अब कुछ एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस थे जो एक्टिव हो गए, इंटरनेशनल लेवल के कुछ एक इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक्टिव हुए। उनमें से सबसे पहला है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक एक्टिव हुआ, और दूसरा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है आईएमएफ, मतलब के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये दोनों, एक तो वर्ल्ड बैंक एक आईएमएफ, ये दोनों वर्ल्ड लेवल पर एडवाइजर बनते हैं पैसे को लेकर, खास करके उन कंट्रीज के लिए जो नई नई यूएसएसआर से हटकर आई हैं, जो नई नई यूएसएसआर से अपना नाता तोड़कर आई हैं, मतलब कि एज एडवाइजर काम करते हैं। हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है रिलेटेड टू शॉक थेरेपी, उसमें हम देखेंगे भी रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक क्या था, रोल ऑफ आईएमएफ क्या था, तो इन डिटेल हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। फिलहाल पहला जो हमारे पास हमें देखने को मिला वो था एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। दूसरी जो चीज हमें देखने को मिली, दूसरा जो चेंज हमें देखने को मिला कि हु विल लीड द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड को कौन लीड करेगा, या तो वर्ल्ड लीड होगा थ्रू यूनिपोलर वर्ल्ड या फिर वर्ल्ड लीड होगा थ्रू मल्टीपोलर वर्ल्ड। देखते हैं क्या हो। फिलहाल जो थर्ड चेंज हमें देखने को मिला, द एंड ऑफ सोवियत ब्लॉक मीन एमर्जेंस ऑफ मेनी न्यू पावर्स। जो थर्ड हमें देखने को मिला वो है एमर्जेंस ऑफ मैनी न्यू पावर्स। अब वैसे तो हम इसके बारे में इन डिटेल कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट चैप्टर में कि कौन कौन सी नई पावर्स आ रही हैं, लेकिन फिलहाल हम अगर देखें कि आपको यहाँ पर टॉपिक में आपकी बुक में क्या मेंशन है, सबसे पहले आपको बताया गया है अबाउट द बाल्टिक स्टेट्स। अब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था बाल्टिक स्टेट 3 हैं, उनके नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। कौन सी वो 3 बाल्टिक स्टेट्स हैं जिनके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। बाल्टिक स्टेट्स ने क्या किया, या फिर दूसरा ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स, इन दोनों स्टेट्स ने क्या किया, Baltic states and Eastern European states wanted to join European Union. इन्होंने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने की बात की, प्लस इन्होंने ज्वाइन किया नाटो को। दे कंबाइनली ज्वाइन नाटो। अब नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो है अमेरिका का, लगा लो चाहे आप लगा लो यूएसए का, एक ही बात है। उनका मिलिट्री ग्रुप है, जैसे हमने पढ़ा था यूएसएसआर में वार्सो पैक्ट, उसी तरह से अमेरिका के लिए है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बाल्टिक स्टेट्स होगी या फिर ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स होगी, इन्होंने किसको ज्वाइन किया? इन्होंने ज्वाइन किया नाटो को।
प्लस ये चाहते थे कि हम यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा बने। ठीक है, दूसरा हमारे सामने क्या आया, दूसरा आया सेंट्रल एशियन कंट्रीज। दूसरा हमारे पास है सेंट्रल एशियन कंट्रीज। इन कंट्रीज ने अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन का फायदा उठाते हुए क्या किया, इन कंट्रीज ने अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन का फायदा उठाते हुए ज्वाइन किया रशिया को, क्योंकि ये रशिया के ज्यादा नजदीक है। प्लस इन्होंने अपने लिंक अच्छे बनाए यूएसए के साथ, प्लस चाइना के साथ, प्लस अदर सो मेनी कंट्रीज के साथ। अब इनके बारे में, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, इनके बारे में भी मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है। टोटल 5 कंट्रीज हैं, कौन कौन सी हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो अब रिजल्ट ये निकला हमारे पास, अगर हम एज अ रिजल्ट बात करें कि हमारे सामने क्या चीजें आ रही हैं, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास रिजल्ट ये निकला कि पूरे का पूरा वर्ल्ड अब न्यू प्लेयर्स से भर चुका था। इंटरनेशनल लेवल पर हमारे पास बहुत सारे न्यू प्लेयर आ चुके थे। अब देखने वाली बात यह थी, या मजे की बात यह थी कि जो वो न्यू प्लेयर्स हैं वो किसको कंपटीशन देंगे, किसके साथ लड़ेंगे, क्या क्या देखने को मिलेगा। लाइक हम बात करें कि जैसे हमने यहां पर बात की है ना, यहाँ पहले मैंने लिखा था, या तो कंट्रीज पावर में आ रही है या ग्रुप ऑफ कंट्रीज पावर में आ रही है। कंट्रीज पावर में आ रही है लाइक चाइना, ग्रुप ऑफ कंट्रीज पावर में आ रही है लाइक यूरोपियन यूनियन, लाइक एशियान, है ना। तो देखने वाली बात होगी कि आगे जो वर्ल्ड है वो किस मोड़ पर जा रहा है। तो देखते हैं, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।